नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरिद्वार में बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। तो वहीं बीजेपी के जगजीतपुर स्थित जिला कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आशुतोष शर्मा के नाम की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि मंच को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को पहले मानता है, जिसे जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे राजनीतिक संगठन से ऊपर उठकर सामाजिक संगठन मानकर पूरा किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग विधायक सांसद बनने के लिए ही पैदा नहीं हुए, बल्कि समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पैदा हुए। तो वहीं देहरादून में जिला अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई कार्यक्रमों में अनेकों समस्याएं प्रकाशन में आई हैं। तो वहीं जिला अधिकारी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया है कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोड, वहीं सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसी समस्याएं प्रकाश में आई हैं। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। जिन बालिकाओं के पिता नहीं है या आर्थिक स्थिति के कारण जिन बालिकाओं की पढ़ाई छूट गई है, ऐसी समस्याओं का निवारण जल्द किया जाएगा। वहीं देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है, जहां यह शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो भारत सरकार द्वारा एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस का, विच इज़ आल्सो द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड, उसी की प्रक्रिया के दृष्टिगत इस बार विशेष प्रयास किए गए हैं कि देहरादून शहर की स्वच्छता रैंकिंग इम्प्रूव हो। और उस पर जो विभिन्न मानक दिए गए हैं, स्वच्छता रैंकिंग के पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हमने जो पिछली बार हमारी कमियां रह गई थी उनको ध्यान देते हुए, उन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग इस बार इम्प्रूव हो। विभिन्न वार्ड्स में कुछ वार्ड्स शीर्ष अधिकारियों को बांटते हुए हमने स्वच्छता पेट्रोलिंग शुरू कराई है और स्वच्छता पेट्रोलिंग के आधार पर विजिबल क्लीनलीनेस में काफ़ी सुधार लाया है। इसके अलावा जनता से भी फीडबैक लगातार लिया जा रहा है। जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे उनको भी रिजॉल्व किया गया है। क्लीनलीनेस ऑफ रिवर्स से लेकर के सोर्स सेग्रीगेशन तक व्यापक प्रयास किए गए हैं और आईसी यानी कि जन जागरूकता के लिए भी काफ़ी हमने स्टेक होल्डर्स के साथ में कार्यशालाएं आयोजित की हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी रैंकिंग में सुधार होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां अवैध मदरसों पर फिर एक्शन शुरू हो गया है। बता दें आपको, सहसपुर क्षेत्र में एक मदरसा सील किया गया है, जहां एक घर में किराए के कमरों में अवैध मदरसा चल रहा था। तो वहीं मौके पर तहसील प्रशासन, शिक्षा विभाग, एमडीडीए, अल्पसंख्यक विभाग सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। तो वहीं बता दें, अवैध मदरसों के एक्शन में अब तक कुल 11 मदरसे सील किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हुआ है। तो वहीं इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिताओं, रंगोली और बच्चों की कला प्रतियोगिता श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया। तो वहीं वसंतोत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का खूब आनंद भी लिया। तो वहीं इस कार्यक्रम में इस साल की चल वैजंती IIT रुड़की को मिली। तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि पुष्पों से अर्थव्यवस्था में वृद्धि और निश्चित ही समृद्धि आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शहद, सुगंधित पौधे और फूलों के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। जो राज्यपाल की आर्थिक समृद्धि ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषकों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने वसंतोत्सव को विशेष बनाया है। उन्होंने समापन समारोह में सभी विजेताओं, प्रतिभागियों तथा प्रदर्शनी के मुख्य आयोजक, उद्यान विभाग, संस्कृति विभाग सहित सभी सहयोगी विभागों को इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
बसंतोत्सव 2025 का आज समापन हुआ है। इस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर यहाँ की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम से ये भी सिद्ध हो गया है और मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अपने विभाग के सभी अधिकारियों का, हमारे सेक्रेटरी का, डीजी का, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का और जितने भी हमारे और अन्य अधिकारी हैं जिन्होंने दिन रात लगकर इसको सफल बनाया, क्योंकि महामहिम ने बार बार अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां गजपाल बर्तवाल को चमोली जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वही गजपाल बर्तवाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। तो वही गजपाल बर्तवाल ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और आगामी पंचायत में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए भी काम करेंगे। चमोली के जिला अध्यक्ष बने हैं गजपाल बर्तवाल, जहां बीजेपी ने उनका स्वागत किया है, साथ ही उनको शुभकामनाएं दी। के संगठन महापर्व के रूप में आज जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। इसी क्रम में पार्टी ने भी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनतकश है, बहुत ईमानदार है। उन कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली में अपने परम वैभव तक पहुंचेगी, ये मुझे विश्वास है। आगामी जो अपने त्रिस्तरीय के चुनाव हैं, पार्टी संगठन और सरकार से तालमेल करते हुए कैसे जनपद चमोली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, इसके लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ पूरा कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग में अपना एड्रेस बुक तैयार किया है, जिससे जनता को उनकी यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी मिल सकेगी। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि अब आपदा या अन्य जानकारी के लिए डैशबोर्ड पर संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि 4 धाम यात्रा के दौरान जो मानसून सीजन में आपदाएं आती हैं, उसकी भी जानकारी श्रद्धालु और सैलानियों को मिल जाएगी, जिससे उनकी यात्रा सुगम हो सके। 4 धाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट है, जहां आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयार की है एड्रेस बुक के जरिए श्रद्धालु को जानकारी मिल सकेगी। डैशबोर्ड के पीछे ये हमारा उद्देश्य था कि जो सूचनाएं हमको चाहिए होती हैं, चाहे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से, चाहे मीडिया को, चाहे पब्लिक को, कितने लोग आए दर्शन करने, कितनी गाड़ियां आई, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, मौसम कैसा रहेगा, जो कुछ एक आम टूरिस्ट को चाहिए आने के पहले, हम वो सब कुछ एक मंच पे देने का प्रयास करेंगे कि एक क्लिक पे आप हमारे डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपको जो कुछ जानकारी चाहिए होगी यात्रा के बारे में, वो सब मालूम हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां काफी दिनों की उठक पटक के बाद आज रुड़की मेयर अनीता देवी अग्रवाल अपने पति ललित मोहन अग्रवाल के साथ प्रेस क्लब पहुंची और सैकड़ों पत्रकारों के बीच सामूहिक रूप से माफी भी मांगी, जिसके बाद पत्रकारों और मेयर के बीच चल रही नाराजगी समाप्त हो गई। तो वहीं इस दौरान भगवानपुर, लक्सर, पिरान, कलियर सहित कई जगहों के पत्रकार वहां मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान पत्रकारों और विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने के आरोप लगे थे, जिसके बीच आज मेयर के द्वारा माफी मांग ली गई है, पर अभी विधायक प्रदीप बत्रा से समझौता नहीं हो पाया। रुड़की मेयर अनीता देवी ने माफी मांगी है, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की गई थी, जिसको लेकर माफी मांगी गई है। तो वहीं मेयर के साथ पति ललित अग्रवाल भी मौजूद रहे।
वही सामूहिक माफी के बाद खत्म हुई पत्रकारों की नाराजगी। मैं सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थोड़ी बहुत परिवार, मैं अपना मीडिया को भी अपना परिवार ही समझता हूँ। परिवार में कभी थोड़ी गलतफहमियाँ हो जाती हैं, वो आज आके सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई और हम सब गले मिल गए और हम सब मिलके ही रुड़की के विकास के लिए कार्य करेंगे। और कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि पत्रकार भाइयों को कोई हमारी तरफ से ठेस पहुंचे, क्योंकि मैंने हमेशा ही पत्रकारों का सम्मान किया है और पत्रकार मेरे दिल में है और दिल में ही रहेंगे। ऐसा ना कुछ गलत फहमियाँ रही, ऐसा कोई किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैं जो भी कुछ घटना हुई उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं है, पत्रकार हमारे साथ हैं, हम मिलजुल के योजना बनाएंगे। अगली बोर्ड की व्यवस्था भी मिलजुल के, तो बोर्ड के पहले प्लान करके ना फिर उसी हिसाब से करेंगे। नहीं, कोई ऐसी नहीं होगी जिससे कि किसी को दिल को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां बेस अस्पताल में आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो वहीं कुछ महीने पहले भी एक लड़के ने महिला वार्ड में अमर्यादित घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद बेस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई गई है। तो वहीं एक बार फिर अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है, जहां एक युवक ने इमरजेंसी में हंगामा किया और डॉक्टर की कुर्सी उठाकर मारने लगा। तो वहीं और महिला स्टाफ के साथ अभद्रता भी की। मैं आपको बताया, डॉक्टर हरेंद्र ने एक युवक के सिर पर चोट लगी थी और वह पट्टी कराने आया था, जिसके बाद इसी बीच अस्पताल के कर्मचारियों से उलझने लगा और डॉक्टर और स्टाफ को गंदी गंदी गालियां देते हुए देख लेने की धमकी देने लगा। तो फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। कई चीज ऐसी देखी जाती हैं कि पेशेंट का भी व्यवहार ठीक नहीं होता और कर्मचारियों का भी व्यवहार ठीक नहीं होता। तो इसको हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि व्यवहारिकता में कहीं कमी ना दिखाई दे। ठीक है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, फार्मासिस्ट काम नहीं कर रहा है, वार्ड बॉय काम नहीं कर रहा है या नर्स काम नहीं कर रही है, तो उसकी प्रॉपरली शिकायत होनी चाहिए। जहां उसको शिकायत करनी है तभी जाकर आगे सुधार होगा। और व्यवहारिकता में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी अधिकारी है चाहे वो पेशेंट है, उनको अपना एक सीमा में रहकर बात करनी चाहिए। तो इस तरीके का अगर सरकारी अधिकारी भी अगर व्यवहारिकता में कहीं कमी पाई जाती तो वो बात भी गलत है। सुरक्षा व्यवस्था बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे, सीओ से बात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार पेशेंट भी इरिटेट होते हैं, उनको अब फिर उनको समझाना भी चाहिए, नॉर्मली समझाना भी चाहिए। हमारा पब्लिक डीलिंग का काम है, डॉक्टर का पब्लिक डीलिंग का काम है, जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका पब्लिक डीलिंग का काम है। हम नेतागिरी में है तो हमारा पब्लिक डीलिंग का, किसी का काम नहीं होगा तो वो गुस्सा होगा हम पे, हमारा, लेकिन गुस्सा होगा तो हम उसको गुस्सा थोड़ा ना कर सकते हैं। हम उसको धैर्य पूर्वक समझाएंगे, उसको संतुष्ट करेंगे, उसको हमारी जिम्मेदारी है। लोगों ने वोट देकर हमको नेता बनाया है, तो इसलिए ये सारे लोगों के जहन में होनी चाहिए, जो सरकारी सेवा में है, चाहे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे पॉलिटिशियन है, उन सबके आचरण ऐसा होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से है, जहां आम और लीची के बागों में समय से पहले आई है बौर, तो बागों में इस साल खुशहाली भी छा गई है। जहां मौसम अनुकूल रहने से आम के पेड़ों पर पहले ही बौर आ गया है, जिससे किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं लीची के बाग में भी फूलों से लदे हुए हैं, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं फलों की यह बहार किसानों के लिए अच्छे मुनाफे का संकेत भी दे रही है। तो बता दें, इस बार आम और लीची के बागानों में बैर की जबरदस्त बहार आ गई, इससे किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं और वे इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं रामनगर अपने मीठे आम और रसीली लीची के लिए जाना जाता है। इस बार रामनगर, कालाडूडी, चकलुआ और कोटा बाग में क्षेत्रों में आम और लीची के बागबान बौर तक हो गए हैं, जहां बागों में आए जबरदस्त बौर से किसान बेहद उत्साहित हैं। वहीं किसानों और ठेकेदारों का कहना है कि इस बार आम और लीची में बहुत अच्छा बौर आया है। अगर मौसम सही रहा तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अरुण हुंडीवाल, ये आम के बौर देखिए कितने बढ़िया आए हुए हैं और इधर भी ये सब आम के बौर हैं।
आ चुके हैं आम के, और ये आप खुद ही देख सकते हैं, पेड़ पर दिखाइए जरा। नहीं, इस साल तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा होगा। नाम मेरा ओम प्रकाश। फसल की वैसे अब अच्छी है, वैसे आम का वो भी बोर भी अच्छा आ गया। आम में भी वहाँ बोर है, 15 दिन पहले आ गया। बहुत अच्छा बोर है, उम्मीद भी अच्छी है। वैसे फसल की बहुत बहुत बढ़िया फसल है। हाँ, मौसम ने साथ दिया तो बढ़िया। इस समय क्योंकि ठंड बहुत कम पड़ी है और मैं क्षेत्र भ्रमण में मैं कहीं पर भी किसानों से संपर्क कर रहा हूँ या खुद अपने निरीक्षण में देख रहा हूँ मौका मुआयने में कि इस बार आम और लीची और किसानों का फीडबैक लेने के बाद मुझे ये आश्वस्त हूँ कि इस बार आम और लीची की फसल बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इसमें जो बहुत जल्दी आने का कारण आपने पूछा, इसमें थोड़ा टेम्परेचर में एकदम तेजी से उछाल आ रहा है, जबकि ये फरवरी तक बहुत ठंड रहती थी और फरवरी में ही को मौसम परिवर्तन के कारण जो थोड़ा 10 या 15 दिन पहले आम आ जा रहा है, इसमें ऐसा कोई नुकसान होने की कोई आशंका नहीं है। परंतु भविष्य में इस प्रकार के कोई इसमें रोग कीट व्याधि और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी स्थिति में थोड़ा चेपा का प्रकोप होता है। किसान भाइयों को सुझाव दिया जाता है कि इसमें भी बंद बौर है, उसमें किसी भी कीटनाशक और फफूंदीनाशक का स्प्रे कर लें। और जब फूल खिलता है, खिलने की स्थिति में आम या लीची में हो या तो सिंचाई भी बंद कर दी जाए इसमें से वो दाना सेट होने तक, और किसी फूल की स्थिति में किसी कीटनाशक दवा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरे किसान भाइयों के क्षेत्र के किसान भाइयों को सुझाव है। ये कोई लगभग लगभग हमने इस बार जो ये हमारे यहाँ लगभग 2000 हेक्टेयर में आम है, चकुलवा से लेके इधर, और करीब ऐसे 1700-1800 हेक्टेयर में लीची का उत्पादन चकुलवा से इस कोटाबाग और रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी नगर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र और व्यस्ततम क्षेत्र जजी कोट के बाहर रविवार को फायरिंग की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। तो वहीं दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद अचानक गोली चली, जो सीधे एक युवक के सिर पर जा लगी। जहां गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो आपको बता दें, फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर भगदड़ मच गई थी, जहां घायल युवक के परिजन और समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। तो वहीं इसी दौरान जब दूसरे पक्ष के दो युवक वहां आए तो गुस्साए लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई भी कर दी। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस को तैनात करना पड़ा है। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां लेकिन पुलिस हर पहलू की बारीकी से पड़ताल भी कर रही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। देखिए, नैनीताल रोड पर एक गोलीकांड हुआ है, जिसमें कि एक हमलावर सुमित बिष्ट द्वारा एक हनी नामक व्यक्ति को गोली मारी है और जो अभी कृष्णा हॉस्पिटल में है, गंभीर अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। हमलावर फरार है। पुलिस द्वारा चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है। सघन अभियान चल रहा है, चेकिंग अभियान। हमें उम्मीद है कि जल्द हम इसे अरेस्ट करें। सर, इसमें किसी को पकड़ा भी गया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन पुलिस लगातार चेकिंग और तबीज ले रही है। कितने लोगों ने गोली मारी, क्या कुछ बताया जा रहा है? अभी एक ही का नाम आया है, सुमित बिष्ट नाम बताया जा रहा है उसका फोटो और उसकी गाड़ी नंबर हमें मिल गया है। तो चेकिंग चल रही है, सभी को शेयर कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ा मंडी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक घर में पटाखे बनाए जा रहे थे तो तभी अचानक जोरदार विस्फोट भी हो गया और धमाके की आवाज से घर के टीन शेड भी उड़ गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वही सूचना मिलते ही एसपी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया है। जहां फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं आशंका जताई जा रही है कि घर में अवैध रूप से पटाखा निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। आज ये लोधा मंडी में एक घर में विस्फोट हुआ है। तो इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि व्यक्ति जो है आतिशबाजी बनाने का काम करता था। आज़ाद पुत्र सरवर इसका नाम है और इस व्यक्ति की एक हाथ उड़ गया है विस्फोट में। इसे गंभीर अवस्था में यहाँ से जीडी हॉस्पिटल गया था, वहाँ से रेफर एम्स के लिए किया गया। मौके पर बीडीएस फॉरेंसिक की टीम और सभी आ गए हैं, इसमें जांच की जा रही है। निश्चित रूप से इसके पास अभी तक कोई जानकारी, ये व्यक्ति तो स्वयं गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अभी तक की जानकारी में इसके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। लेकिन क्योंकि आतिशबाजी खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में राज्य केंद्र और यूथ फाउंडेशन मिलकर जंगलों की आग को समाप्त करने और भविष्य के लिए
थर्मल एनर्जी पर फोकस करने के लिए 11 मार्च को एक सेमिनार किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ अपनी बात को रखने का काम करेंगे और सुझाव देंगे कि किस प्रकार से इस दिशा में उत्तराखंड के भीतर काम किया जा सकता है। वहीं यूथ फाउंडेशन के संस्थापक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग बढ़ रही है, इसलिए जरूरत है कि उसे आग को समाप्त किया जा सके ताकि राज्य की प्राकृतिक धरोहर बचाई जा सके। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सेक्रेटेरिएट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सुपरविजन में यूथ फाउंडेशन और वाडिया इंस्टीट्यूट मिलकर के एक सेमिनार कर रहा है जो कि पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें कि हम 2 मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद उनको आगे लेकर के चलेंगे। पहला है हमारे उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है, उस आग के बचाव के तरीके, उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभागों को इस्तेमाल करके हम इसको रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज कार्बन फुटप्रिंटिंग हमारी धरती को जो चैलेंज दे रही है सर्वाइवल के लिए, हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, अगले भविष्य उनके लिए, उसको कैसे कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर सकें। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा जिसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, उसको कैसे हम उत्तराखंड से शुरुआत करके और हिमालय के बाकी राज्यों में भी लेकर के जा सकें। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने शुरू कर दिए हैं। अभी नवीन प्रशाली और वाडिया की एक टीम, अपने इंद्रपाल कोहली जी, ये पिथौरागढ़ के सबसे दुरुस्त गांव, उस गांव का नाम है डर, उस गांव में जाकर के जियोथर्मल एनर्जी का एक नया स्रोत देख करके आए हैं। अब इनको कैसे हमने प्रैक्टिकली ज़मीन पे अमल करना है, किन किन अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और किस प्रकार से लोगों में जागरूकता ला सकें, उसके लिए हमारा 11 मार्च को एक सेमिनार है वाडिया इंस्टीट्यूट में, सुबह 9:30 बजे से और 1:30 बजे तक। आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। उस सेमिनार के बाद में हम छोटे छोटे मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशंस, कुछ देहरादून में, कुछ पहाड़ों में जाकर के, और उनके जो हमारे जो निष्कर्ष निकलेंगे उनको लेकर के अपनी थ्योरी और थीम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां इस समय उत्तराखंड में वन महकमे के कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब जांच शुरू हो चुकी है, जहां मामला वन विभाग के अंतर्गत कैंपा परियोजना के बजट के दुरुपयोग का है, जिसमें अधिकारियों की तरफ से बजट को आईफोन खरीदने और घर के कार्यों को खरीदने में लगाया गया है। जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, तो वहीं 13 आईएफएस अधिकारियों को नोटिस भी भेज दिए गए। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।